हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिस्टोरिकल टर्म की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो जिसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको हिस्टोरिकल टर्म्स प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। इससे पिछली वाली वीडियो में जो हिस्टोरिकल टर्म हमने बात की थी वो थी हिस्ट्री धन। हमने विष्टि वेगार के बारे में बात की, स्मारक के बारे में, अग्रहार के बारे में बात की। और इस वीडियो में भी हम कुछ मेजर हिस्टोरिकल टर्म्स की बात करने वाले हैं, जैसे शान मंडी है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। महलवाड़ी के बारे में बात करेंगे, परगना, आईने दहशाला, पोलज पोलज भूमि के बारे में बात करेंगे। जो लैंड के जो टाइप थे, परती है, बंजर है, चाचर चाचर भूमि है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की जो हमारी पहली हिस्टोरिकल टर्म है वो है आईने दहशाला। ठीक है, आईने दहशाला के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आईने दहशाला क्या था। आईने दहशाला एक जो भू राजस्व व्यवस्था है उसकी एक पद्धति है। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य में थे। मुगल साम्राज्य जो अकबर थे, अकबर के शासनकाल में ये शुरू की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल ने इस व्यवस्था को स्थापित किया था। ये एक भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी कि भू राजस्व को, यानी कि रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करना है, किस बेस पे करना है, क्या उसका आधार रहने वाला है, उसका क्या औसतन रहने वाला है, इस पर यह व्यवस्था आधारित थी। तो पहले बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में कब शुरू हुई। ये हुई थी जो 1571 से 1580 के बीच में 10 वर्षों के लिए। सबसे पहले क्या होता था, एक आंकड़ों का आधार बनाया गया, जिसके आधार पर जो है भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहशाला जो प्रणाली है इसको लागू किया गया। दहशाला का मतलब 10 वर्ष के लिए, यानी कि 10 ईयर का टेन्योर था इसके अंदर। और इस प्रणाली के अंतर्गत जो राजा टोडरमल थे, उन्होंने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्षों का औसत निकालकर उन्होंने क्या किया कि 10 वर्ष की उसकी एवरेज निकालकर इस फिक्स कर दिया रेवेन्यू को 10 वर्ष के लिए। ठीक है, उस जो औसत वो निकली, उसका जो 1/3 भू राजस्व है वो निश्चित कर दिया गया, यानी कि जो 1/3 रेवेन्यू है, 1/3 रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया 10 वर्ष के लिए। जब कालांतर में इस प्रणाली में सुधार किए गए, ठीक है, तो केवल स्थानीय कीमतों को आधार बनाया गया। जो वहाँ पर भू राजस्व की कीमतें थी स्थानीय, जो उसको आधार बनाया गया, बेस बनाया गया। और उस आधार पर कृषि में जो उत्पादन वाले परगने थे, जिनको विभिन्न हलकों में बांट दिया गया, उनको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया गया। अब किसान को क्या है, भू राजस्व किस आधार पर देना पड़ेगा, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है वो स्थानीय कीमतों के आधार पर निश्चित किया गया। और आईने दहशाला जो ये बंदोबस्त था या व्यवस्था थी भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, इसको टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लैंड थी वो 4 भागों में डिवाइड कर दी गई। ठीक है, लैंड को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो पहली भूमि थी पोलज भूमि। ठीक है, पोलज भूमि क्या होती थी? पोलज भूमि होती थी जिस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती थी, यानी कि कंटिन्यू जो है फसल हो रही है, उसको उस लैंड को क्या कहा जाता था? पोलज लैंड। और उसके बाद जो लैंड का दूसरा टाइप आता है वो आता है परती। ठीक है, परती भूमि में क्या होता है कि उर्वर शक्ति जो है, मतलब जो प्रोडक्शन है उसका, वो 1-2 वर्ष के लिए तक पड़ती रहती है। मतलब उसको वर्ष में 1 या 2 तक उसमें। और नेक्स्ट जो भूमि थी वो थी चाचर भूमि। चाचर भूमि ऐसी भूमि थी जिस पर लगभग 3-4 वर्षों तक खेती नहीं होती थी। यहाँ पर 1 या 2 वर्ष तक परती में, और चाचर में
3-4 वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी। 3-4 वर्ष के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देता था ताकि जो उसका प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। और नेक्स्ट भूमि थी बंजर भूमि, तो इसके ऊपर अलग अलग जो है लैंड रेवेन्यू जो है लगाया जाता था। ये ऐसी भूमि होती थी जिसको लगभग 5 वर्ष के लिए काश्त में प्रयोग में लाया जाता था। 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष के बाद उसको बोला जाता था बंजर भूमि। नेक्स्ट जो टर्म है वो है परगना। ठीक है, परगना क्या होता था? परगना अलग अलग डेफिनेशन है परगने की सल्तनत काल में और मुगल काल में। ठीक है, सल्तनत काल की बात करें हम, चाहे हम बात करें मुगल काल की या ब्रिटिश राज में, उस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में ये एक प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, प्रशासन की एक इकाई थी और परगना को दिल्ली सल्तनत द्वारा पेश किया गया था। मतलब पहली बार जो परगना शब्द जो है दिल्ली सल्तनत में हमें देखने को मिलता है। और परगना शब्द किसका है? यहाँ पर आप इसको भी, जो परगना शब्द है ये फारसी का मूल शब्द है, फारसी भाषा का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परगना शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी का मूल शब्द है और एक राजस्व इकाई के रूप में एक परगने में कई मौजे होते हैं। ठीक है, परगना किसको मिलाकर बनता है? मौजे को मिलाकर। मौजा मतलब गांव, बहुत सारे गांव को मिलाकर एक परगना बनता है, जो एक या एक अधिक गांव और आसपास के ग्रामीण इलाकों से मिलकर सबसे छोटी भू राजस्व इकाइयाँ होती हैं। परगने के उपखंडों को मौजा, क्षेत्र या बस्ती कहा जाता है। और सबसे पहले अफीफ जो है, अफीफ पहले इतिहासकार थे जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया है। परगना शब्द, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि परगना शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया? अफीफ ने। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली जो टर्म है वो है शान मंडी। ठीक है, शान मंडी स्थापित की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि AK अलाउद्दीन खिलजी का। ये बाजार व्यवस्था से संबंधित अधिकारी था जिसको शान मंडी कहा जाता था या कहलाता था। और मलिक कबूल को शान मंडी नियुक्त किया गया था। सबसे पहले जो है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि शान मंडी का जो प्रमुख था उसको किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक कबूल को किया गया था। वो सभी व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। व्यापार के जितने भी अधिकारी थे उनके ऊपर उसका नियंत्रण होता था। और बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव, यानी कि बाजार में कीमतें बढ़ रही है या घट रही है, और बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था, अलाउद्दीन खिलजी को देता था। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो काम होता था शान मंडी का, कि वो सुल्तान के बारे में बताएं कि बाज़ार में कीमत किस तरह से चल रही है और बाज़ार की स्थिति क्या है। सभी व्यापारियों को शान मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकरण करवाना होता था। ठीक है, जैसे आजकल GST है। ठीक है, GST में आपको खुद को रजिस्टर्ड करवाना होता है, गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड बॉडी है। उसी तरह शान मंडी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पंजीकरण करना पड़ता था। ये व्यवस्था सल्तनत काल में थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। शान मंडी के पास वस्तुओं के दरों की तालिका रहती थी। ठीक है, और बाजार में बिकने वाली सभी वस्तुओं पर कड़ी नज़र रहती थी। उनके पास पूरा लेखा जोखा होता था कि उनके रेट क्या है। जो भी वस्तु बाजार में मिल रही है, दूध है, घी है, आलू है, जो भी वस्तु मंडी में मिल रही है, ठीक है, वो वस्तु के पूरे उनके पास लिस्ट होती थी और सभी वस्तुओं पर उनकी कड़ी निगरानी होती थी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी 1822 में। इसमें मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई ये भू राजस्व प्रणाली की ही एक पार्ट था। इससे पहले हमने आयने देशाला का बात किया था और अब इसमें हम महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करने वाले। अच्छा, महलवाड़ी व्यवस्था जो है, भू राजस्व जो था, ये 30% भूभाग पर लागू किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रतिशत लैंड पर ये लागू किया गया था? 30% पर। और इस व्यवस्था में राजस्व बंदोबस्त जो है, कंपनी ने एक एक गांव को महल मानकर, यानी कि जो महल क्या है, महल से मतलब है गांव। जैसे वहाँ पर परगना जो है मौजों को बनाकर एक परगना इकाई बनी थी, यहाँ पर महल से अभिप्राय क्या है? गांव से है। ठीक है,
तो मुखिया के साथ एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। गांव के जो मुखिया है, जिसको नंबरदार बोला जाता है, आज के समय में भी बोला जाता है कई बार, और जिसका कार्य गांव से लगान वसूल करना और कंपनी को देना था। ठीक है, जो भी लैंड रेवेन्यू है, टैक्स है, उसको इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। इस व्यवस्था का नाम महलवारी व्यवस्था क्यों पड़ा, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम किसके दिमाग में आई। होल्ट मैकेंजी जो थे, उन्होंने 1819 ईस्वी में ये नाम दिया था महलवाड़ी व्यवस्था। और 1822 में एक रेजुलेशन पास होता है। उस रेजुलेशन में भूभाग का 95% निश्चित किया जाता है और इसे वसूलने के लिए अत्यधिक कठोरता बनाई गई थी और यह व्यवस्था असफल रही। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1833 में मार्टिन वर्ग नाम के एक आदमी थे, उन्होंने उत्तर भारत में कई सुधारों के साथ महलवाड़ी व्यवस्था पुनः लागू कर दी और जिसके कारण जो है मार्टिन वर्ग को है उत्तर भारत में भूमि की व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मार्टिन वर्ग को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का क्या है, प्रवर्तक माना जाता है। जो भूमि का जो टैक्स था वो उपज का 66% तय किया गया था, यानी कि 66, ये भी आप याद रख लिए, महलवाड़ी व्यवस्था में 66% तय किया गया था और यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। इसके बाद जब डलहौजी आते हैं, डलहौजी ने कम से कम इसको कम करके 50% कर दिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए कि डलहौजी ने 66 से 50% जो है महलवाड़ी व्यवस्था के तहत जो भू राजस्व वसूल किया जाता था उसको 50% कर दिया था, परंतु वास्तव में उपज के स्थान पर अनुमानित किया गया था। मतलब एक आइडिया लगाया गया था कि इसके आधार पर ये चीज़ें इकट्ठा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप सीरियस एस्पिरेंट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे।